नमस्कार दोस्तों, फिर से आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हमारा इकोनॉमिक्स से है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। चलिए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। और जो भी 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं हमारे चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन क्या है जो कि 10th क्लास के लिए स्पेशल 10th और 9th के लिए 10th एंड 9th के लिए है। एंड मान सकते हैं जो भी और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था, यानी क्या था? उपनिवेश था। क्या था दोस्तों? भारत एक अंग्रेजी शासन का क्या था? उपनिवेश था। दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया, यानी क्या किया था? अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का इन्होंने शोषण किया था। क्या किया था दोस्तों? शोषण किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था का इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों ने शोषण किया था। इसका आंसर क्या होगा? शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है, यानी कहना चाहता है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? एक प्रणाली है। क्या दोस्तों? प्रणाली है। नहीं समझे? एक बार देखिएगा। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन है, यानी एक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र को डैश कहा जाता है, यानी द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यही पूछा है क्वेश्चन। तो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिकी कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों? औद्योगिकी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन है 4 नंबर कि द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। क्या चीज की प्रक्रिया है? परिवर्तन की। किसकी है दोस्तों? परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जा सकता है, यानी कह रहा है कि भारत में जो आर्थिक विकास है उसका श्रेय किसको दिया जा सकता है? यही क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है। किसको? नियोजन को। किसको दोस्तों? नियोजन को दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नियोजन। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास की माप। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। एक बार ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, यानी क्या है? प्रति व्यक्ति आय। किसको दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। यानी अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है, यानी कह रहा है कि साधनों के मामले में हुए, बिहार में साधनों की कमी नहीं है, लेकिन इसके मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है? दयनीय है। कैसी बिहार की स्थिति है? दयनीय। साधन तो बहुत सारे हैं, साधन की व्यवस्था होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है? दयनीय। इसका आंसर क्या होगा? दयनीय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। यहाँ देखिए बिहार में बताइए सबसे ज्यादा बिहार में क्या चीज पे लोग निर्भर रहते हैं, यही पूछा है। तो बिहार में सबसे ज्यादा लोग निर्भर रहते हैं कृषि पे। कुछ लोग हैं जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं कृषि पे निर्भर रहते हैं। कुछ लोग सबसे अधिक किसमें? कृषि में। बिहार के जो क्वेश्चन देखिए, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। क्या बाधक है? बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार के लिए बहुत बड़ी बाधक बन गई है। जो बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है और बिहार में कोई प्रगति नहीं है, इसीलिए इसको बोला है कि बिहार की बढ़ती जनसंख्या को लेके एक बिहार में बाधक सी बन गई है, यानी बहुत बड़ा बाधक हो गया है कि बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है और बिहार में रोजगार की कमी हो चुकी है। यही चीज है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जनसंख्या में वृद्धि। इसका आंसर क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बिहार की प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है।
यानी कहना चाहता है बिहार की कितने परसेंट आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर अपना करती है। क्वेश्चन यही हम लोग का कि बिहार में कितने परसेंट लोग हैं जो अपने जीवन गुजर बसर यानी गरीबी मामले में गुजर बसर सबसे नीचे रेखा में बताया, सबसे नीचे रेखा में गुजर और बसर करते हैं। कितने परसेंट लोग हैं जो अपने नीचे रेखा में गुजर बसर करते हैं? 41.4%। कितने लोग हैं दोस्तों? 41 यानी 41.4%। कितने लोग हैं जो अपने नीचे गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं? तो कितना परसेंट लोग हैं? 41.4% लोग हैं जो अपने जीवन में एकदम गरीबी रेखा से नीचे होकर गुजर बसर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उत्पादन, आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि उत्पादन, आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? व्यय का। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? व्यय का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश होती है। यानी अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि अगर होगी तो सिंपल है कि प्रति व्यक्ति का आय बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति यानी एक एक व्यक्ति का आय तो बिल्कुल बढ़ेगा। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होगी तो प्रति व्यक्ति आय कहीं बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का मेन रीजन ये है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना अति आवश्यक होता है। अगर राष्ट्रीय आय की वृद्धि अति ज्यादा है तो बिल्कुल है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इसका आंसर देखिए एक बार ध्यान से फिर से पढ़ते रहे क्वेश्चन को। कह रहे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? इसमें वृद्धि होती है। अभी बिल्कुल जस्ट आपको बताए हैं कि अगर राष्ट्र की आय बढ़ेगी तो बिल्कुल है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। क्वेश्चन ही था ना कि राष्ट्रीय आय जब बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? तो राष्ट्रीय आय जब बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है। ध्यान से देखिएगा इसको, क्या बोला है? बोला है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है। यानी देखिए जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी तो क्या चीज की क्रिया पूरी होगी? यानी उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, जब राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी? यानी आर्थिक विकास उसकी कैसी होगी? अच्छी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी हो जाती है। यानी आर्थिक जो विकास होती है उनकी, यानी जरूर आर्थिक विकास इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक विकास इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच, देखिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान से। कह रहे कि बिहार में 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद डैश प्रतिशत हो गया था। घरेलू उत्पाद का बात किया है। आज कितने की बात किया है? 2008-9 की बात किया। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद डैश प्रतिशत हो गया था। कितना प्रतिशत हो गया था यही पूछा है। तो कितना प्रतिशत हुआ था? 11.03%। कितना हुआ था दोस्तों? 11.03% घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हो गया था। कहां की बात कर रहा है? बिहार की बात कर रहा है। कितने में? सन 2008-9 के अनुसार बताया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है। यहां देखिए जो मुद्रा होती है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एकदम बेकारी समझिए। ये इसीलिए बोला है क्वेश्चन कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? एक जीवन शक्ति है। मुद्रा क्या है हमारे जीवन के लिए? समझिए मुद्रा जो है हमारे जीवन शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का डैश है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहे कि मुद्रा के विकास का इतिहास, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का क्या है? एक इतिहास है। सिंपल है कि मुद्रा विकास का इतिहास है। उसके जस्ट बताया कि मानव सभ्यता का विकास भी क्या है? इस इतिहास से जुड़ा हुआ है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को डैश प्रणाली कहा जाता है। यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना। पैसा देते होंगे तो किसी वस्तु को खरीदते होंगे, इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान डैश प्रणाली को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय कहा जाता है। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहे कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु को बदले लेना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे क्या? वस्तु विनिमय कहेंगे। एक वस्तु को बदले दूसरे वस्तु को लेना कौन सा नियम कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। क्लियर है? आगे चले, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन आज का। इससे पहले और क्वेश्चन है लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन ही था। इसको देखिए। कह रहा है कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी डैश है।
मुद्रा का एक आविष्कार मनुष्य के लिए क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धियां है। का आविष्कार मनुष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियां हो गई हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से एक बार क्वेश्चन लिखिए। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य के लिए सबसे बड़ी डैश है, यानी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। मुद्रा का जो आविष्कार है मनुष्य के जीवन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियां हो चुकी है, मुद्रा का जो आविष्कार हुआ है। आज के नए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। इससे पहले अगर पिछले वाले आप लोग वीडियो नहीं देखे, 9th के बच्चे जितने हैं और 10th के जितने बच्चे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी हम लोग न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेके आते हैं। हर एक सब्जेक्ट का बजा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जब सब्जेक्ट की आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाए। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए विश्व की मुद्राएं, यही है ना कि विश्व की मुद्राएं कौन कौन सी है, तो इसको देखिए। अब यहाँ हम देश का नाम लिख दिए हैं, इस साइड मुद्राएं लिख दी हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। सबसे पहले किसका बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे। अब भारत देखिए, देश है भारत, मुद्रा इसकी क्या है, रुपया। समझिएगा ध्यान से, इसको ज्यादा नहीं है कुछ खास। यहाँ है देश है भारत, मुद्राएं क्या है, रुपया है। अब देखिए, अब दूसरा नंबर है पाकिस्तान। दूसरा क्या है, दूसरा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की क्या है मुद्राएं, पाकिस्तान की मुद्राएं रुपया ही है। पाकिस्तान की मुद्राएं क्या है, इसकी भी रुपया ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि बांग्लादेश की मुद्रा जो टका है। बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका होती है। अगला देखिए, अगला है नेपाल। अब नेपाल की मुद्रा क्या होती है, नेपाल की मुद्रा रुपया ही होती है। क्या होती है नेपाल की जो मुद्रा होती है उसे रुपया ही बोलते हैं। अगला देखिए, अगला है अमेरिका। अमेरिका है तो अमेरिका देखिए, अमेरिका का क्या होती है, आप लोगों को पता होगा, अमेरिका का डॉलर होता है। अमेरिका क्या होता है, अमेरिका का डॉलर होता है। अगला है इंग्लैंड। इंग्लैंड का क्या होता है, पौंड। इंग्लैंड का क्या होता है, इंग्लैंड का पौंड होता है। इंग्लैंड का क्लियर है आप लोग का, इंग्लैंड का पौंड होता है। आगे चले, आगे देखिए, आगे कर रहा है रूस। रूस का क्या होगा, रूस का रूबल होगा। रूस की मुद्राएं क्या होगी, रूस की मुद्राएं रूबल होगी। अगला है सिंगापुर। सिंगापुर की मुद्राएं क्या है, डॉलर। जैसे अमेरिका के डॉलर है ना, ऐसा ही सिंगापुर की क्या है, सिंगापुर की भी मुद्राएं डॉलर है। अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का मुद्राएं की क्या नाम होती है, अफगानिस्तान है अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्राएं क्या होती है, अफगानी होती है। क्लियर है। ईरान में चलते हैं। ईरान देखिए, ईरान की क्या होती है, ईरान की रियाल होती है। ईरान की मुद्राएं क्या है, ईरान की मुद्राएं रियाल होती है। ईरान के बाद इराक है। इराक की मुद्राएं क्या होती है, इराक की मुद्राएं दिनार होती है। इराक की मुद्राएं क्या होती है, दिनार होती है। एक लास्ट बच गया था स्वीडन। स्वीडन की मुद्राएं क्या होती है, क्रोना। स्वीडन की क्या, इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से हर एक एग्जाम की ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए तैयारी कराई जाती है। रीजनिंग का भी तैयारी हमारे क्लास के माध्यम से आप कर सकते हैं। उससे पहले फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का भी तैयारी कर सकते हैं। और 8 सब्जेक्ट जितने हैं ऑल सब्जेक्ट, उसका भी तैयारी कर सकते हैं आप लोग। प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।